तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे गुप्ता पीरियड। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था हमारा फॉरेन इन्वेजन्स इन पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो फॉरेन इन्वेजन्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे और मैंने आप लोगों को एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी बता दिया था कि मॉडर्न पीरियड के अंदर कौन कौन सी डायनेस्टी प्रिवेल कर रही थी। तो अब आता है हमारा गुप्ता पीरियड स्टार्ट होता है। तो हमें पता है जैसे कुषाणों ने सबसे आखिरी में रूल करा था मगध के अंदर। तो जो हमारा कुषाण जब कुषाणों की शक्ति कम होने लगी थी, जब वो डिक्लाइनिंग फेज में थे, तब उनकी शक्ति काफ़ी ज़्यादा कम होने लगी थी। तो उनके कोर्ट में कुछ मंत्री वगैरह बैठा करते थे, तो उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और उनके अधीन जो राज वगैरह हुआ करते थे, तो उन लोगों ने भी खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। जिसके बाद उसे ही वहीं से गुप्ता पीरियड स्टार्ट हो गया और उन्हीं मंत्रियों वगैरह ने गुप्ता डायनेस्टी की स्थापना करी। तो उसे पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं कि इसके जो सोर्सेज वगैरह कहाँ से मिलते हैं हमें। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक स्रोत। गुप्ता पीरियड के जो पुरातात्विक स्रोत हम लोगों को मिलते हैं वो मेहरौली पिलर एडिक्ट से मिलते हैं, जिसके अंदर चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताया गया है। फिर हमें पुणे कॉपर एडिक्ट यानी पूना ताम्रलेख के बारे में पता चलता है, जिसके अंदर से हमें प्रभावती, जो कि डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, उसके बारे में पता चलता है पुणे कॉपर एडिक्ट के थ्रू। फिर हमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन यानी कि जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलता है स्कंदगुप्त के बारे में। वैसे तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है वो रुद्रदामन के द्वारा लिखवाया गया था। क्यों लिखवाया गया था? क्योंकि उसके अंदर उसने लिखवाया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की बात चल रही है यहाँ पे, जो मौर्य पीरियड का था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो लेक बनवाई गई थी, सुदर्शन लेक, तो उसका जो फर्स्ट रेनोवेशन कराया था वो रुद्रदामन ने कराया था। अब रुद्रदामन ने जब उसका फर्स्ट रेनोवेशन कराया था तो वो उसने लिखवाया था जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के अंदर। हमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि जो फर्स्ट रेनोवेशन कराया था सुदर्शन लेक का, तो उसका रुद्रदामन ने कराया था। फिर जो सेकंड रेनोवेशन कराया था वो स्कंदगुप्त ने कराया था। तो सेकंड रेनोवेशन के बाद स्कंदगुप्त ने के बारे में हमें भी इसी से पता चलता है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के बारे में। ठीक है। इलाहाबाद पिलर एडिक्ट से हमें पता चलता है समुद्रगुप्त के बारे में। उसके बाद एरन इंस्क्रिप्शन से हम लोगों को पता चलता है भानुगुप्त के बारे में। भानुगुप्त जो एरन इंस्क्रिप्शन है उससे हमें पता चलता है भानुगुप्त के बारे में। ये वहाँ का राजा था और इसी का जो वो था एक बहुत ही अच्छा मित्र कह लीजिए, या फिर इसी का सेनापति मान लीजिए। ऐसा होता है ना कि सेनापति और राजा की अच्छी खासी बनती है, तो इसका ही एक सेनापति था, कमांडर इन चीफ था, जिसका नाम था गोपराज। तो गोपराज एक युद्ध करते करते कि ये राजा की तरफ से ही लड़ रहा था, अपनी किसी दूसरे राजा से युद्ध कर रहा था। इसी का क्या कहते हैं, गोपराज जो था वो युद्ध कर रहा था राजा की तरफ से ही, पूरी सेना की तरफ से। तो इसी युद्ध के अंदर गोपराज की मृत्यु हो जाती है और गोपराज की मृत्यु के बाद जब गोपराज के शव को जलाया जा रहा था, तो उसी वक्त उसकी जो पत्नी वो इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है इसकी मौत से, गोपराज की मौत से, कि वो उसकी जलती हुई चिता के अंदर वो खुद को भी फेंक देती है और वो दहन हो जाती है उसी का। तो उसी के साथ तो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ सती सिस्टम जो था वो एरन इंस्क्रिप्शन से ही हम लोगों को पता चलता है। जो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ सती सिस्टम इसी के अंदर एरन इंस्क्रिप्शन के अंदर ही लिखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको स्टोरी बताई है। स्टोरी वही इंपॉर्टेंट पूछी जा सकती है, लेकिन आप लोगों को ये ज़रूर पता रखना है कि फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ सती सिस्टम जो है वो एरन इंस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। और एरन इंस्क्रिप्शन के अंदर किसके बारे में बताया गया है? भानुगुप्त के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद जो आता है हमारे बिलसर इंस्क्रिप्शन के बारे में आता है, जिसके अंदर कुमार गुप्त के बारे में वर्णन किया गया है। फिर इनर केव इंस्क्रिप्शंस के अंदर स्कंदगुप्त के अंदर बताया गया है। बेसिकली जो मैं आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ डिटेल्ड नोट्स हैं, आप लोगों को इनसे बेशक समझ में आएगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी रिवीजन के पर्पजेज से। ये वीडियोस ओवरऑल रिवीजन पर्पजेज से बनाई गई हैं। हालांकि मैंने इसके अंदर हर चीज़ कवर करी है, पर मैंने किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा एसेंशिएट नहीं किया है, ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं डाला है, क्योंकि अगर मैं हर एक चीज़ के ऊपर बहुत मतलब हर चीज़ डिटेल में है, मैंने समझाया हर कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है जो इसके अंदर नहीं समझाया। बस जैसे आपको पता है, आप देख सकते हो मेरी पढ़ाने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो रही है, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। मैं जो चीज़ रटने वाली है मैं उसे तुरंत तुरंत बोल के बस निकल जाता हूँ। तो बस इस पर्पज़ से है कि आप लोगों को एक सेंट्रल माइंडसेट क्रिएट हो जाए कि भाई साहब ये चीज़ इस चीज़ के लिए थी और आपको रिवीजन करने में हेल्प हो, बस इसी पर्पज़ से सिर्फ ये वीडियोस आते हैं। अब लिटरेरी सोर्सेज के अंदर साहित्यिक स्रोत, जैसे हमने पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हमें साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ना है। अब फेमस बुक्स ऑफ गुप्ता पीरियड,
फेमस बुक्स ऑफ गुप्ता पीरियड एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। अब ये हम लोग इसके अंदर पूरे ही गुप्ता पीरियड की अपने लोग जो फेमस बुक्स वगैरह थी जो इस टाइम के अंदर लिखी गई थी उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सबसे बड़े जो पोएट कहे जाते हैं उनसे कहा जाता है कि महान कवि कालिदास, उनके द्वारा जो लिखी गई थी वो थी अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास द्वारा लिखी गई थी। मेघदूतम लिखी गई थी। रघुवंशम लिखी गई थी। विक्रम वंशीय लिखी गई थी। कुमार संभवम लिखी गई थी। ऋतु ऋतु संभारम लिखी गई थी। और मालविकाग्निमित्रम। आपको याद होगा मालविकाग्निमित्रम मैंने आपको बताया था किसकी है, अग्निमित्र शुंग की और मालवी की प्रेम कहानी। ये एक ड्रामा की फॉर्म में है, जैसे किसने लिखा था, कालिदास जी ने लिखा था। विशाख दत्त हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त ने कौन सी लिखी थी, मुद्रा राक्षस लिखी थी। और कौन सी लिखी थी, देवी चंद्रगुप्तम। फिर उसके बाद हमारी वराहमिहिर ने कौन सी लिखी थी, बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। वराहमिहिर ने लिखी थी वराह संहिता और पंच सिद्धांतिका। और भाणभट्ट ने कौन सी लिखी थी, हर्षचरित और कादम्बरी। हर्ष ने कौन सी लिखी थी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्ष कौन है, ये वही अपना हर्षवर्धन है जो हम लोगों ने पढ़ा था। और कामंदक नीतिशास्त्र लिखी थी। कामंदक ने कौन सी लिखी थी, नीतिशास्त्र। आर्यभट्ट ने लिखी थी आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। फिर आती है हमारी धन्वंतरी ने कौन सी लिखी थी, अणु सिद्धांत लिखी थी धन्वंतरी ने। विष्णु शर्मा ने लिखी थी पंचतंत्र। वात्स्यायन ने लिखी थी कामसूत्र। चंद्रगोमी ने लिखी थी चंद्र व्याकरणम। और वत्स भट्टी ने लिखी थी रावण वध। और पाणिनि ने लिखी थी अष्टाध्यायी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह थी। द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। अब यहाँ से हमारा पता चलता है कि गुप्ता डायनेस्टी क्या थी, कौन कौन रूलर्स रहे उसके अंदर। अब हम लोग पढ़ते हैं। द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वॉज श्रीगुप्त। जो वैसे जो फाउंडर कहा जाता है, जब से गुप्ता डायनेस्टी को पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है श्रीगुप्त से। ही हैज़ टेकन द टाइटल ऑफ महाराज। इन्होंने महाराज का टाइटल लिया था। और ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन घटोत्कच द्वारा इन्हें सक्सीड करा गया था। जो उनका उत्तराधिकारी जो इनका बना था वो बना था घटोत्कच। और ही ऑल्सो टुक द टाइटल ऑफ महाराज। जो इनके पिताजी ने टाइटल लिया था वही इन्होंने टाइटल ले लिया था महाराज। घटोत्कच के पिताजी कौन थे, श्रीगुप्त का पुत्र कौन था, घटोत्कच ने कौन सा टाइटल लिया था, महाराज। श्रीगुप्त ने कौन सा टाइटल लिया था, महाराज। पर उसके बाद जो एक्चुअल फाउंडर कहा जाता है, यानी जहाँ से बढ़िया तरीके से विस्तार शुरू हुआ उसका, इसलिए एक्चुअल फाउंडर वास्तविक संस्थापक को हम लोग याद करेंगे तो सिर्फ नॉलेज पर्पज से बोल दिया था कब से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि श्रीगुप्ता यहाँ से भी गुप्ता के लोग हैं। लेकिन जो एक्चुअल फाउंडर कहा जाता है वो कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम। अब देखिएगा हिस्ट्री के अंदर चंद्रगुप्त नाम के तो बहुत ही सारे लौंडे हैं। अब चंद्रगुप्त 1 भी आता है, चंद्रगुप्त 2 भी आता है, चंद्रगुप्त मौर्य भी आता है। तो ऐसे काफ़ी सारे आएंगे। तो आपको चंद्रगुप्त पे तो स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रखना है कि कौन से चंद्रगुप्त की बात चल रही है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय है और चंद्रगुप्त प्रथम है ये। और हमें पता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय हमने पढ़ा है अभी। ये चंद्रगुप्त द्वितीय किसी मेहरौली पीरियड के अंदर, इसके अंदर ये जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय की बात चल रही है। इसके अंदर ये चंद्रगुप्त प्रथम की बात चल रही है। ठीक, तो चंद्रगुप्त प्रथम का हमारा जो शासनकाल रहा था 319 AD 319 AD से लेकर 335 AD तक चला था। और इसी के बाद इसी टाइम के अंदर इसने क्या करा था, गुप्त संवत स्टार्ट करा था, यानी गुप्त कैलेंडर या गुप्त एरा। ठीक, और ही टुक द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज। तो जो हमारे घटोत्कच और श्रीगुप्त जी ने जो टाइटल लिया था वो लिया था महाराज का। अब उसके बाद इन्हें लगा भाई हम और बढ़िया सा लेंगे, तो इन्होंने ले लिया महाराजाधिराज का। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिया महाराजाधिराज का। और ही गॉट मैरिड विद अ लिच्छवी प्रिंसेस इनका विवाह हुआ था, जिसका नाम था कुमार देवी। और ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर हु इशूड कॉइन्स इन हिज रूलिंग पीरियड। और ये प्रथम गुप्ता काल के ये प्रथम शासक थे जिन्होंने अपने शासन काल के अंदर कॉइन्स चलवाए थे।
अब इसके बाद जो आते हैं समुद्रगुप्त आते हैं, ठीक है। और समुद्रगुप्त का शासनकाल था वो 335 के बाद, देखिए 335 पे हमारा शासनकाल चंद्रगुप्त प्रथम का खत्म होता है, तो उसके बाद समुद्रगुप्त का स्टार्ट हो जाता है और समुद्रगुप्त का स्टार्ट हो जाता है। और समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से 375 के तक चला था। अब नेपोलियन ऑफ इंडिया से कहा जाता है, भारत का नेपोलियन इसे कहा जाता है। हालांकि नेपोलियन समुद्रगुप्त के बहुत दिनों बाद पैदा हुआ, बहुत सालों बाद पैदा हुआ, लेकिन इसे कंपेयर करा था वी.ए. स्मिथ ने, बिकॉज ही वॉज अ फेमस फॉर हिज आर्मी मिशन। जो समुद्रगुप्त था वो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल राजा था और जो कि फेमस था उसकी अपनी आर्मी मिशंस के लिए। और इसने क्या करा था, क्योंकि इसने ओवरऑल 21 राजाओं के ऊपर 21 राजाओं को हराकर उनके ऊपर रूल करा था। तो जो जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उस वक्त जो इंडिया थी वो सिर्फ उत्तरापथ और दक्षिण पथ के अंदर डिवाइड थी। जैसे आज हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 डायरेक्शन के अंदर डिवाइड करते हैं इंडिया को, लेकिन उस वक्त था कि सिर्फ हाँ कि इसके ऊपर हमारा वो क्या कहते हैं उत्तरापथ है, यानी नॉर्थ है, और इसके नीचे साउथ है। तो उत्तरापथ के अंदर इसने 9 शासकों को हराया था और दक्षिणापथ के अंदर इसने 12 शासक को हराया था। अब जो 9 शासक और 12 शासक तो मिला के हो गए 21 शासक। और दक्षिणापथ यानी जब इसने साउथ का जो पार्ट था इंडिया का, उसके दौरान इसने 3 नीतियों का उपयोग करा था। किसने? समुद्रगुप्त ने 3 नीतियों का उपयोग करा था दक्षिणापथ को जीतने के लिए। पहला ग्रहण, सबसे पहले वो शत्रु पर अधिकार कर लेता था, वैसे पहले उसे हरा देता था और उसे उसके ऊपर अधिकार कर देता था। फिर दूसरा वो क्या करता था? मोक्ष, फिर वो उस शत्रु को मुक्त कर देता था, ठीक है। और तीसरा करता था अनुग्रह, शत्रु को उसका राष्ट्र वापस लौटाकर दया करना। मतलब उसने उसे मुक्त कर, पहले दूसरे में वो उसे मुक्त कर देता था और तीसरे में वो उसे उसका राजपाट वगैरह सब कुछ दे दिया करता था, जिस वजह से वो उसके अधीनता एक तरीके से स्वीकार कर लेते थे। तो ये उसने 3 नीतियाँ अपनाई थी दक्षिणापथ के दौरान। मतलब क्योंकि इसने 12 शासक इन्हीं 3 नीतियों से उसने 12 शासकों को हरा दिया गया था। इसीलिए वी.ए. स्मिथ ने इसे नेपोलियन से कंपेयर करा। नेपोलियन बोनापार्ट था जो उससे कंपेयर करा समुद्रगुप्त ने। और ही टुक द टाइटल ऑफ विक्रमांक। जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसने करा था महाराजाधिराज का, घटोत्कच ने करा था महाराज का, श्रीगुप्त ने करा था महाराज का, और जो हमारा समुद्रगुप्त था उसने करा था विक्राम का। और इसने 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे, ठीक है। ही अपॉइंटेड हरिसेन टू डिस्क्राइब हिज विक्ट्रीज इन इलाहाबाद पिलर एडिक्ट्स। अब हमने पहले ही पढ़ रखा है, देखिए इलाहाबाद पिलर एडिक्ट के अंदर किसके बारे में लिखा गया है? समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है। तो इसने किसने लिखे थे? हरिसेन के द्वारा इसके अंदर डिस्क्राइब करे गए थे। इसने हरिसेन को बोला था, अपॉइंट करा था कि इसकी विक्ट्रीज वगैरह, जो भी विक्ट्रीज वगैरह इसने हासिल करी हैं लड़ाइयों वगैरह में, वो सब कुछ इलाहाबाद पिलर एडिक्ट के अंदर लिखवा दी जाए। उसके बाद आता है समुद्रगुप्त वॉज अ पोएट, ही ऑल्सो टुक द टाइटल ऑफ कविराज। वो एक काफ़ी बड़ा पोएट भी था, तो इसलिए उसने एक कविराज का टाइटल भी लिया था। और ही वॉज ऑल्सो अ वीना प्लेयर एंड ही इशूड वीना प्लेइंग कॉइन। हमें पहले ही पता है कि जो हमने सबसे पहले जब कॉइन्स के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि अपने कॉइन्स के ऊपर वीना प्लेइंग जो पिक्चर डिपिक्ट कराने का सबसे पहले वो समुद्रगुप्त जी ने कराई थी। और उसी से हमें पता चलता है कि वीना वॉज द ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा प्राचीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो किसे माना जाता है? वीणा को ही माना जाता है। और समुद्रगुप्त ने ही क्या करा था? उसे टाइटल लिया था उसने कविराज का। और ही वॉज काफ़ी ज़्यादा अच्छा वीणा प्लेयर था, इसलिए उसने वीणा प्लेइंग कॉइन्स भी इशू कराए थे अपने राजकाल के अंदर, ठीक है। ही ऑल्सो गेव कंजर्वेशन टू बुद्धिज्म। उसने बुद्धिज्म को कंजर्वेशन भी दिया था। देयर वॉज अ बुद्धिस्ट मॉन्क इन हिज कोर्ट। ये हमें किससे पता चलता है? कैसे? क्योंकि उसके कोर्ट के अंदर एक बुद्धिस्ट मॉन्क था, उसका नाम था वसुबंधु जिसका नाम था, ठीक है। अब उसके बाद हमारा रामगुप्त का काल स्टार्ट हो जाता है और 375 पे हमारा उसका काल खत्म हुआ समुद्रगुप्त का। अब हमारा 375 से 380 काल तक, यानी 380 तक, यानी सिर्फ 5 साल का बेचारे ने राज कर पाया था। इसका जो हमें सोर्स मिलता है, जो पहली नॉवल है वो है देवी चंद्रगुप्तम के द्वारा जो लिखी थी, विशाख दत्त ने लिखी थी। आप देख लीजिएगा पीछे, देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त ने लिखी थी। उसके अंदर से हम लोगों को पता चलता है किसके बारे में? रामगुप्त के बारे में पता चलता है। और जो
जो रामगुप्त था ये किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त का पुत्र था। और ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर शासक था। रामगुप्त के दो पुत्र थे। उन पहला जो उनका बड़ा पुत्र था इसका नाम था रामगुप्त, और जो उनका छोटा पुत्र था उनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। अब जो ये चंद्रगुप्त द्वितीय था वो ये काफ़ी अच्छा माना जाता, अच्छा शासक था कंपैरिजन में रामगुप्त के। तो क्या हुआ कि जो रामगुप्त था, लेकिन वो बड़ा था इसलिए उसे शासनकाल मिल गया। ठीक, तो जो रामगुप्त था वो काफ़ी ज़्यादा वीक रूलर था। तो क्या हुआ, इसी की एक क्या कहते हैं, इसकी पत्नी थी ध्रुव देवी। रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी। लिखा नहीं है पर जो मैं बता, आप सुन लीजिए। जो रामगुप्त की पुत्री थी ध्रुव देवी, वो ऐसा माना जाता है कि जो ध्रुव देवी थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय से प्यार करती थी। यानी जो ध्रुव देवी थी उसे वैसे प्रेम तो चंद्रगुप्त द्वितीय से था, लेकिन उसकी शादी करवा दी गई थी किसके साथ? रामगुप्त के साथ करा दी गई थी, जो कि राजा था उस वक्त पे, और जो कि राजा बन गया था। ठीक, अब वो चंद्रगुप्त द्वितीय को प्रेम करती थी, पर क्या हुआ कि क्योंकि एक ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर शासक था रामगुप्त, तो रामगुप्त के काल पर ही सकास का वो हुआ था, हमला हो गया था, फॉरेन इन्वेजन हो गया था। तो इन्होंने डिमांड करी ध्रुव ध्रुव देवी की। उन्होंने कहा कि तुम मुझे अपनी पत्नी दे दो। उन्होंने ध्रुव देवी की डिमांड करी उनसे कि अपनी पत्नी दे दो वरना हम तुम्हारे राज पर हमला कर देंगे। तो ये इतना डरपोक राजा था कि इसने अपनी पत्नी दे दी, और उसके बाद उसने अपनी पत्नी दी और सकाश लेके चले गए थे। अब वो जब लेकर चले गए उसे, तो ये चीज़ उसे रास नहीं आई, क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को, क्योंकि वो भी उससे प्यार करता था, क्या कहते हैं, ध्रुव देवी से प्यार करता था। तो उसे ये रास नहीं आई, तो उसने सेना इना इकट्ठी करके उसने शक के ऊपर हमला कर दिया, शकाया सिथियंस के ऊपर हमला कर दिया। अब जब उसने उनके ऊपर हमला कर दिया तो उसने हरा दिया सिथियंस वगैरह को, उन सब लोगों को हरा दिया, और वहाँ से अपनी उसे छुड़ा के लेके आया ध्रुव देवी को। अब वहाँ से छुड़ा के लेने के बाद इसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी जिसका नाम रामगुप्त था, और इन दोनों ने उसने फिर अपनी जो क्या नाम था ध्रुव देवी के साथ विवाह कर लिया। तो इसलिए इसे ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी कहा जाता है। ठीक है, अब देवगुप्त, हाँ मैंने बता रखा है देवगुप्त, देवराज, और नहीं वो तो मैंने शायद नहीं बताया। तो देखिए देवगुप्त, देवराज और देवश्री, ये इसे कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के ये तीन नाम और भी हैं, और इसने कौन कौन से टाइटल लिए थे? उसका नाम था विक्रमांक। विक्रमांक और किसने लिया था? ये हमारा लिया था, विक्रमांक लिया था समुद्रगुप्त ने लिया था। समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। जो उसके पिता ने लिया था वही उसमें से एक ले लिया था उसने, विक्रमांक ने उसने भी लिया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी लिया। ठीक है, और विक्रमादित्य, विक्रमादित्य भी किसी ने लिया था? चंद्रगुप्त ने ही दिया था। ठीक, और परम भागवत भी इसी ने लिया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिया था। ही वॉज द फर्स्ट रूलर इन हिस्ट्री हु हैज़ 9 जेम्स इन हिज कोर्ट। और ये प्रथम राजा था, चंद्रगुप्त द्वितीय ना प्रथम राजा था जिसके पास 9 के 9 जेम्स थे इसके कोर्ट के अंदर, जो थे अमर सिंह। अमर सिंह जो थे वो थे, ही वॉज अ ग्रेट पोएट एंड अ संस्कृत लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर वो होते हैं जो वर्ड्स वगैरह की या डिक्शनरी वगैरह की वो करते हैं, पढ़ाई करते हैं या फिर उन्हें रचते हैं, राइटिंग वगैरह के वर्ड्स वगैरह के। तो जो इन्होंने बुक लिखी थी वो लिखी थी अमरकोश। अमर सिंह ने कौन सी लिखी थी बुक? अमरकोश। उसके बाद जो धनवंतरी थे, ही वॉज अ ग्रेट फिजिशियन ऑफ गुप्ता पीरियड। वो एक बहुत ही बड़े राजवैद्य थे। धनवंतरी जो थे वो काफ़ी बड़े राजवैद्य थे गुप्ता पीरियड के। कालिदास थे, आपको पता ही है, इनके नाम से कौन नहीं वाकिफ़ है। ही वॉज अ वेरी ग्रेट पोएट एंड अ ड्रामा राइटर ऑफ गुप्ता पीरियड। इन्होंने मालविकाग्निमित्रम लिखी थी। ठीक है, और हरिसेन, तो ही वॉज अ राइटर एंड अ कोर्ट पोएट ऑफ गुप्ता पीरियड। ये राइटर थे और कोर्ट पोएट थे। कोर्ट के पोएट थे, मतलब सभा होती थी ना एक प्रॉपर के नौ, जिसके अंदर ये लोग बैठते थे, आपने देखा ही, वो आप लोग वाकिफ होगे। जो पांचवा था वो था शपनक। तो ही वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर ऑफ गुप्ता पीरियड। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा एस्ट्रोलॉजर था गुप्ता पीरियड का। कौन? शपनक। ठीक, और जो शंकु थे वो थे, ही वॉज अ ग्रेट आर्किटेक्ट ऑफ दी। अब देखिए एस्ट्रोलॉजर है, ये एस्ट्रोलॉजर वो होते हैं जो वो क्या कहते हैं, तारों वगैरह की वो ये राशि आशि देख के और वो करते नहीं है, वही होते हैं एस्ट्रोलॉजर के। शनि भारी है और राहु भारी है और ये ग्रह आपका ठीक नहीं चल रहा है, तो ऐसे करके जो बताते हैं, तो वो थे। तो फिर जो हमारे वराहमिहिर थे,
और जो हमारे शंकु थे वो तो ग्रेट आर्किटेक्ट थे, तो मतलब कौन सा महल कैसे बनना वो सब कुछ ये शंकु करते थे। और जो वराहमिहिर थे, ही वॉज अ ग्रेट पोएट एंड अ एस्ट्रोनॉमर, वो खगोल, अब देखिए एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर में डिफरेंस है। ये थे, ये प्लैनेट्स वगैरह को पढ़ने वाले वो एस्ट्रोनॉमर्स वगैरह हो जाते हैं। जो खगोल शास्त्री जो होते हैं, जो क्या कहते हैं उसे, जो स्पेस के बारे में थोड़ी जानकारी वगैरह रखते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉमर्स वगैरह कहा जाता है, जो खगोल शास्त्री थे। ठीक है। अब वरुचि, ही वॉज अ ग्रेट संस्कृत स्कॉलर ऑफ गुप्ता पीरियड, वरुचि थे वो ग्रेट स्कॉलर थे गुप्ता पीरियड के। और बेताल भट्ट, ही वॉज अ ग्रेट मैजिशियन ऑफ गुप्ता पीरियड, जो ये थे बेताल भट्ट थे वो एक काफ़ी ज़्यादा बड़े मैजिशियन थे गुप्ता पीरियड के। In 399 AD, a famous Chinese traveler फाहियान arrived India and he stayed here for 15 साल। और यहाँ 15 साल के लिए फाहियान आ गया था 399 AD के अंदर। चाइनीज ट्रेवलर जिसका नाम था फाहियान वो आ गया था और वो यहाँ पर रहा था करीब 15 साल के लिए। किसके शासनकाल में रहा था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में रहा था। ठीक है। मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ वैष्णव एंड भागवत रीजन हैपन इन दिस रूलिंग पीरियड। हमें पता था भागवत रीजन था, एक भागवत रीजन था और वैष्णव रिलीजन की सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा डेवलप्ड इसी पीरियड के अंदर हुआ था। और दशावतार टेम्पल जो हमें पहले ही पढ़ चुके हैं, जो प्रथम टेम्पल है बनाया गया था, जो इंडिया का जो प्रथम टेम्पल है उसका नाम है दशावतार टेम्पल, जो कहाँ पे बना है? दियोगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है। और ही डिस्ट्रॉयज शक डायनेस्टी फ्रॉम इंडिया। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही शका डायनेस्टी को या सीथियन डायनेस्टी को खत्म कर दिया था इंडिया से। ही वो सक्सीडेड बाय हिज सन कुमार गुप्त। चंद्रगुप्त का जो पुत्र हुआ उसका नाम था कुमार गुप्त। और ही टुक द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज। अब इसके बाद हम कुमार गुप्त के बारे में पढ़ते हैं कि उसका 413 से लेके 454 AD तक रहा था शासनकाल। और इसने कौन से लिया था? महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य। ये अब तक किसी ने टाइटल नहीं लिया था, महेंद्रादित्य वो इसने लिया था कुमार गुप्त ने। इसके कौन से थे? विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत। ठीक। अब इसका जो टाइटल था वो क्या था? महेंद्रादित्य। ठीक। इन 414 ही फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने फाउंड करी थी? कुमार गुप्त ने फाउंड करी थी। ठीक है। ही हैड मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन, वो कहाँ पर थी? बिहार के अंदर थी। और ही हैड मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन इन गुप्ता पीरियड। और सबसे ज़्यादा गुप्ता पीरियड के इंस्क्रिप्शन जो मिले हैं वो किसके मिले हैं? कुमार गुप्त के अंदर के मिले हैं। और जो लास्ट ग्रेट रूलर थे, जो इस गुप्ता पीरियड के जो लास्ट ग्रेट रूलर थे वो थे हमारे स्कंदगुप्त। हमारे पहले समुद्रगुप्त थे, अब ये स्कंदगुप्त है। नामों में थोड़ा ध्यान रखना। 454 से लेके 467 AD तक रहे थे समुद्रगुप्त हमारे, वो स्कंदगुप्त। भगवान देखो मैंने समुद्रगुप्त लिख रखा है, सही कर लो ना भाई लोग। अब जो स्कंदगुप्त थे डिड द सेकंड रेनोवेशन ऑफ सुदर्शन लेक। मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि सबसे पहला रुद्रदामन ने कराया था, फिर दूसरा वाला करा दिया था स्कंदगुप्त ने। डिड द सेकंड रेनोवेशन ऑफ सुदर्शन लेक। और गुजरात गवर्नर था जिसका नाम था पर्णदत्त। पर्णदत्त का पुत्र था चक्रपालित। और इस चक्रपालित को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी किसकी? क्या कहते हैं? सुदर्शन लेक के रिनोवेशन के लिए। और इन्हीं के कालों में हून्स इन्वेजन हुआ था, यानी हूणों का प्रथम आक्रमण हुआ था। और हूणों का आक्रमण जो हुआ था तो इसका जो शासक था एक था तोरमान शासक था हूणों का। ये एक फॉरेन इन्वेजन है, हून्स इन्वेजन एक फॉरेन। हून्स देखिए स्कंदगुप्त 454 के अंदर 467 BC तक इनका शासनकाल चला था। स्कंदगुप्त ने ही सेकंड रिनोवेशन कराया था स्कंदगुप्त वो सुदर्शन लेक का। और जो गुजरात गवर्नर इस टाइम के अंदर एक गुजरात का गवर्नर था जिसका नाम था पर्णदत्त। पर्णदत्त का पुत्र था चक्रपालित। और चक्रपालित को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी सुदर्शन लेक को रेनोवेट करने की। और इसी के कंटेम्प्रेरी इसी के शासनकाल के अंदर हून्स इन्वेजन हुआ था, जो कि एक फॉरेन इन्वेजन है। हूणों का प्रथम आक्रमण इसी का शासनकाल के अंदर हुआ था। और जो उसका शासक था हूणों का जो एक शासक था जिसका नाम था तोरमान। और इन दिस अटैक स्कंदगुप्त डिफीटेड तोरमान। मतलब एक पहले ये हमला करा था हूणों ने, जिस वजह से जिसके अंदर
स्कंदगुप्त ने तोरमान को हरा दिया था। लेकिन फिर ही काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट अटैक्स होने लगे थे किसके, हूणों के, यानी हून्स इन्वेशन काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया था, जिस वजह से इसका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया गुप्ता डायनेस्टी का। और उसके बाद जो इसका लास्ट रूलर रहा था वो विष्णुगुप्त रहा था, और विष्णुगुप्त को ही क्या कहा जाता है, कुमारगुप्त तृतीय कहा जाता है। फिर उसके बाद हमारा पोस्ट गुप्ता पीरियड स्टार्ट हो जाता है। पोस्ट गुप्ता पीरियड के अंदर, गुप्तोत्तर काल के अंदर हमारा हर्षवर्धन 606 से लेकर 647 एडी तक इसने राज करा था। और लास्ट हिंदू सम्राट ऑफ इंडिया, जिसे लास्ट हिंदू सम्राट कहा जाता है इंडिया का, भारत का अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है। और ये कौन सी डायनेस्टी से था, पुष्यभूति वंश से था, पुष्यभूति डायनेस्टी से था। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड के अंदर पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका एक राजा था हर्षवर्धन। अब इसकी जो कैपिटल रही थी थानेश्वर रही थी, और जो इसने सेकंड कैपिटल रखी थी वो कन्नौज रखी थी। वो हम पढ़ेंगे आगे कि सेकंड कैपिटल से कन्नौज क्यों रखी थी। अब ब्रिटिश, इसका जो बर्थ हुआ था 590 एडी के अंदर हुआ था, और जिनके पिताजी थे उनका नाम था प्रभाकर वर्धन। किसके पिताजी थे, हर्षवर्धन के जो पिताजी थे उनका नाम था प्रभाकर वर्धन। उनकी माता जी थे, उनका नाम था यशोमती। उनका एक एल्डर ब्रदर था, उनका जो बड़ा भाई था उसका नाम था राज्यवर्धन उनके बड़े भाई का नाम था। और जो इनकी सिस्टर थी उनका नाम था राजश्री। और जो इनकी सिस्टर थी वो रहती कहाँ थी, इनकी इस टाइम पर कन्नौज के अंदर रहती थी। वहाँ पे एक डायनेस्टी चल रही थी, मौखरी डायनेस्टी। उस मौखरी डायनेस्टी का एक राजा था गृहवर्मन राजा था, जिससे इनकी शादी हुई थी किसकी, राजश्री की, जो कि किसकी सिस्टर थी, हर्षवर्धन की सिस्टर थी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हर्षवर्धन के पिताजी का नाम था प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन की माता का नाम था यशोमती, हर्षवर्धन के भ्राता का नाम था राज्यवर्धन। हालांकि इसमें से मम्मी पापा का एक बार याद कर लो, भ्राता को छोड़ दो, सिस्टर को कर लो राजश्री, क्योंकि इन्हीं के ऊपर आगे की स्टोरी डिपेंडेंट है। अब 606 एडी के अंदर हर्ष संवत इन्होंने स्टार्ट करा था। हर्ष मतलब हर कोई अपना एक नया कैलेंडर निकाल दे रहा है आके, ऐसा सीन था। तो इन्होंने अपना नया कैलेंडर निकाला है, हर्ष संवत निकाला था। और इन्होंने जो टाइटल लिया था वो लिया था शिलादित्य का टाइटल लिया था हर्षवर्धन ने। और 629 एडी से लेकर 645 एडी तक यहाँ पे कौन आया, हेवन सुएंग अराइव्ड इंडिया, और उसने एक बुक लिखी थी सी यू की किताब लिखी थी हुआन सिंह ने। और जो हमारा वो क्या कहते हैं, फाहियन आया था। फाहियन किसके शासनकाल में आया था, वो आया था गुप्ता पीरियड के अंदर, जब हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल चल रहा था, तब हमारा फाहियन आया था। वो यहाँ पे 15 साल रुका था। और इसी के अंदर पोस्ट गुप्ता पीरियड के अंदर जिस टाइम पे हमारी कौन सी डायनेस्टी चल रही थी, पुष्यभूति डायनेस्टी चल रही थी, और हर्षवर्धन का शासनकाल था। उस वक्त आया था हमारा हुआन सिंह, और जिसने एक किताब लिखी थी सी यू की। अब उसके बाद हमारा हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन को प्रियदर्शिका, इसे टाइटल वो जो मिले थे उसका नागानंद और रत्नावली और प्रियदर्शिका मिले थे। और इसका साहित्यकार शासक, इसे साहित्यकार शासक भी कहा गया है। साहित्यकार शासक कहा गया है किसके द्वारा, हुआन संघ के द्वारा इसे साहित्यकार शासक भी कहा गया है। और 18 कम्युनिटीज़ इन बुद्धिज़्म, इस वक्त के इसके शासनकाल तक इसके शासनकाल के अंदर जो करीब 18 कम्युनिटीज़ थी बुद्धिज़्म की। और जो इसने इसने जो कृषक यानी फार्मर्स को शूद्र बताया है। और मध्य देश यानी प्रेजेंट टाइम मध्य प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों का देश कहा गया, इसने कहा था, ठीक है। और गेंड बुद्धिस्ट एजुकेशन फ्रॉम नालंदा यूनिवर्सिटी, हमें पता है नालंदा यूनिवर्सिटी किसने स्थापित कराई थी, नालंदा यूनिवर्सिटी स्थापित कराई थी कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त के पिताजी कौन थे, कुमारगुप्त के पिताजी थे हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। अब उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी से इसने बुद्धिस्ट एजुकेशन प्राप्त करी थी। और इनका एक कोर्ट पोएट था भानभट्ट, जिसने बुक लिखी थी हर्षचरित, या फिर और एक और थी कदम्बरी। हर्षचरित और कदम्बरी किसके द्वारा लिखी थी, भानभट्ट द्वारा लिखी गई थी। द ओनली रूलर हु डिफीटेड हर्षवर्धन वॉज पुलकेशन द्वितीय ही एक ऐसा राजा था जिसने हर्षवर्धन को हरा दिया था। और हु वॉज अ चालुक्य रूलर ऑफ साउथ, जो कि एक चालुक्य रूलर था साउथ का। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं संगम पीरियड। ये बेसिकली हमारा साउथ की डायनेस्टीज वगैरह के बारे में बताएगा। और ये संगम काल के अंदर 3rd सेंचुरी BC से लेके, यानी
300 BC से लेके और ये 300 AD तक के बारे में हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। और दिस इज़ द पीरियड ऑफ एंशियंट इंडिया इन विच तमिल लिटरेचर वर स्क्रिप्टेड बाय वेरियस तमिल पोएट्स इन साउथ इंडिया। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि हमारी तमिल पोएट्स वगैरह ने कुछ महासंगतियाँ यानी 3 काउंसिल्स बनाई थी, महासंगतियाँ बनाई थी, संगम कहा जाता था जिन्हें। तो किसके लिए बनाई थी? तमिल पोएट्स ने ये बनाई थी तमिल लिटरेचर को स्क्रिप्ट करने के लिए, ठीक है। अब इसके जो रूलर्स थे, इस वक्त जो रूलर था वो था पांड्या रूलर और पांड्य शासक था। ये पूरा तमिल एरिया की बात चल रही है, तो इसमें जो सिंबल था वो था फिश। पांड्य रूलर वगैरह का जो सिंबल था वो था फिश। अब जो नॉर्थ के अंदर कृष्णा रिवर से लेके साउथ में तुंगभद्रा रिवर तक जिसका रीजन था वो था तमिलनाडु रीजन था, तमिल क्षेत्र वगैरह था, वो सब कुछ किसका था? पांड्य रूलर का था। अब इसके अंदर हम लोग अब देखते हैं जो इसकी राजधानी थी वो थी मदुरई। मदुरई थी वो राजधानी थी किसकी? पांड्य रूलर। संगम पीरियड के अंदर हम लोग पढ़ते हैं एक राजा जिसका नाम था पांड्य रूलर, पांड्य शासक, जिसका जो तमिल एरिया के जो तमिलनाडु का जो एरिया है उसके ऊपर उसका शासनकाल था। उसका जो सिंबल था वो था फिश। और नॉर्थ में जो कृष्णा रिवर है और साउथ में तुंगभद्र रिवर है, उसके बीच में जिस राज पड़ता था वो तमिलनाडु जो राज है आज के टाइम में, वो पूरा राज था पांड्य का, और उसकी जो कैपिटल थी वो थी मदुरई। अब हम लोग पढ़ते हैं, जो हमने पढ़ा है कि संगम हुए हैं, ये 3 काउंसिल्स हुई हैं, महासंगतियाँ हुई, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो जो प्रथम संगम यानी जो पहली महासंगति हुई थी उसका जो प्लेस था, किस जगह पे हुई थी? मदुरई। उसके अंदर टोटल कितने मेंबर्स आए थे? 549 मेंबर्स आए थे। मेंबर्स इन द सेंस कि काफ़ी सारे तमिल पोएट्स आए थे किसको? तमिल लिटरेचर को स्क्रिप्ट करने के लिए। और डायनेस्टी, कौन सी डायनेस्टी थी इस टाइम? पांड्य डायनेस्टी। मैंने आपको बोला पांड्य रूलर था तो पांड्य डायनेस्टी थी इस वक्त तक। और चेयरमैन इसने करी थी, किसने करी थी? उगत्यार ऋषि ने करी थी, जिन्हें हम लोग क्या भी कहते हैं? अगस्त ऋषि भी कहते हैं। इसमें जो टेक्स्ट यानी ग्रंथ था कौन सा? अगस्त्यम लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? अगस्त ऋषि के द्वारा ही लिखी गई थी अगस्त्यम, ठीक। अब उसके बाद हमारी फिर सेकंड संगम यानी द्वितीय संगम स्टार्ट हो जाती है, द्वितीय महासंगति स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर प्लेस कहाँ पे हुई थी? कपाटपुरम के अंदर हुई थी। और इस वक्त के अंदर भी कौन सी डायनेस्टी थी? पांड्य वंश ही चल रहा था। और जो चेयरमैन थे इस तरह थे, अगस्त ऋषि थे स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में इनका जो शिष्य था वो था तोलकाप्पियार। उसने इसकी चेयरमैनशिप करी थी। और इसके अंदर टोटल 49 मेंबर्स आए थे। इसके अंदर एक फेमस टेक्स्ट यानी प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था तोलकप्पियाम। किसके द्वारा? तोलकप्पियार के द्वारा। तोलकप्पियाम एक प्रसिद्ध टेक्स्ट था, ग्रंथ था, जो किसने लिखा था? टोलकप्पियार। और टोलकप्पियार कौन था? ये शिष्य था किसका? अगस्त ऋषि का। अगस्त ऋषि पहले इसकी चेयरमैनशिप कर रहे थे और अगस्त ऋषि ने ही फर्स्ट संगम की यानी प्रथम महासंगति की चेयरमैनशिप करी थी। तो जो ये तोलकप्पियार जो था उसके द्वारा जो लिखी किताब थी तोलकप्पियाम, उसके अंदर क्या लिखा गया था? तमिल ग्रामर टेक्स्ट लिखे गए थे। ओवरऑल जब हम लोग तमिल लिटरेचर को स्क्रिप्ट करने की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल जो भी काम हुआ होगा वो तमिल लिटरेचर रिलेटेड ही हुआ होगा। तो इसके अंदर तमिल ग्रामर टेक्स्ट के बारे में लिखा गया था। फिर उसके बाद तृतीय संगम हुआ था, थर्ड संगम हुआ था। किस जगह पर हुआ था? उत्तरी मदुरई के अंदर हुआ था। और जो रूलर था वो था पांड्य वंश। अब देखिए पांड्य वंश चल रहा था तो तीनों में पांड्य वंश ही आ जाएगा, पांड्य डायनेस्टी ही थी। तो इसका जो चेयरमैन था वो था नकीरर। और इसके अंदर भी टोटल 49 मेंबर्स आए थे। इसके अंदर टेक्स्ट ग्रंथ जोड़े गए थे पत्तुपातु, इत्तुगोई और पदीनेन कीलकंडकुक। नाम थोड़ा हार्ड है, 2 लर्न कर लेना वही काफ़ी है। अब इससे हमें पता चलता है कि इस टाइम पे इन सभी ग्रंथों से हमें पता चलता है कि यहाँ पे चेरा और चोला और पांड्यास 3 डायनेस्टी वगैरह थी। अब हम इन चेरा, चोला और पांड्यास के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारी चेरा डायनेस्टी थी उसके अंदर कौन सा एरिया था उसका? जो केरला तमिलनाडु का एरिया था चेरा डायनेस्टी का। जो इसका फर्स्ट रूलर रहा है वो उदायीन जेरल रहा है, उदायीन जेरल। और जो इसे जो टाइटल था, इसका जो टाइटल मिला था वो था महाभोज उदायीन जेरल। महाभोज उदायीन जेरल। जेरल कौन सी डायनेस्टी का था? चेरा डायनेस्टी का था। और ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन नेदुन चेरल
आदम आदम नेदुन चेरल आदम के द्वारा इसे सक्सेड करा गया था, जिसने कौन सा टाइटल लिया था, अधिराज का लिया था। और महाराजाधिराज हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, रिवाइज करते रहिएगा तभी लर्न हो पाएंगे। अब जो ग्रेटेस्ट रूलर था इसका चेरा डायनेस्टी का, वो था सेनगुट्टवन चेर। सेनगुट्टवन चेर था, वो ग्रेटेस्ट रूलर था चेरा डायनेस्टी का। और ही डिफीटेड 9 चोला रूलर्स इन इस बैटल ऑफ बल्लीपुरम। एक बैटल हुई थी बल्लीपुरम की, जिसके अंदर इसने 9 चोला रूलर्स को हरा दिया था। आगे पढ़ेंगे चोला रूलर्स को। और ही हैज़ अ ग्रेट एंड पावरफुल नेवी, उसके पास बहुत ही ज़्यादा ग्रेट और पावरफुल नेवी थी। और उत्तरापथ अभियान, इसने भी उत्तरापथ अभियान के अंदर गंगा नदी को पार किया था। मतलब इसने अपना राज्य ऐसे एक्सपेंड किया था कि गंगा नदी को भी इसने पार कर दिया था। साउथ की बात चल रही है ना, तो इसने गंगा नदी को भी पार कर दिया था। और जो इसका सिंबल था वो था धनुष। और जो हमारा पांड्य डायनेस्टी के अंदर जो हमारा पांड्य रूलर था उसके कौन सा था, फिश। ठीक है, तो ऐसे ही थोड़ा बहुत कंपेयर करते करते याद कर लिया करिए। हालांकि कुछ ज़्यादा मतलब जितना डिटेल में इसमें बता दिया गया है कि उसके भाई का नाम ये, बेटे का नाम ये, मम्मी का नाम ये, चाची का नाम ये सब कुछ इतना नहीं पूछा जाता है। मोस्टली पूछा जाता है कि कौन किसके कंटेम्प्रेरी रहा था, ये पूछ लेंगे, किसने कौन सा मेन इवेंट कराया था। जैसे ये सब कुछ तो पूछा जा सकता है कि इसमें डायनेस्टी कौन सी थी, या चेयरमैन कौन था संगम का, कौन सी जगह पे हुआ था। ये जो मेन चीज़ पूछ ली जाती है। पर जो ये काफ़ी ज़्यादा ये हो जाता है कि किसका बेटा कौन, उसकी फिर वो कौन, ऐसे करके तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो आप वो बस एक तरीके से पढ़ लीजिएगा, बाकी उसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद आती है चोला डायनेस्टी आ जाती है। अब चोला डायनेस्टी का जो सिंबल था वो था टाइगर, इसका सिंबल था धनुष। चेरा डायनेस्टी का जो सिंबल था वो था धनुष, चोला डायनेस्टी का सिंबल था टाइगर। इसकी जो कैपिटल थी वो थी उदयूर थी, वो कैपिटल थी किसकी, चोला डायनेस्टी की। ठीक, उसके बाद जो इसका प्रथम रूलर था वो था, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड नेम है, आप पढ़ लेना। और ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन एलेरा। बस का ज़्यादा शासनकाल चला है ही नहीं, इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड नेम है। तो उसके बाद इसका जो पुत्र आया, एलेरा नाम का पुत्र आया। और एलेरा वॉज द ओनली चोला रूलर हु इन्वेडेड श्रीलंका। और एलेरा नाम का ये शासक ही एकमात्र ऐसा चोला रूलर था जिसने श्रीलंका को भी इन्वेड किया था। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज कारिकल जो था वो ग्रेटेस्ट रूलर था हमारी चोला डायनेस्टी का। और इन बैटल ऑफ वेनी के युद्ध में ही डिफीटेड 11 चेराज एंड पांड्याज रूलर्स। देखिए ये चेरा रूलर्स थे, ये सब नॉर्थ की है ना, तो इनमें आपस में पता है बर्तन संग में रखोगे तो खटपट तो होनी है। तो बस यही सीन है हमारा कि जो हमारे वो थे चेरा से चोला से ये सब आसपास रहते थे, इन सभी के अंदर ही थोड़ी कभी कभार झगड़ा हो गया होगा। इन बैटल ऑफ वेनी के युद्ध के अंदर ही डिफीटेड 11 चेराज और पांड्या रूलर। टोटल 11 चेरा और पांड्या रूलर्स को इसने हरा दिया था। अब जो लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इस डायनेस्टी किसका, चोला डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर रहा था वो रहा था शेरगणाम। ठीक, अब उसके बाद हमारी पांड्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारी पांड्य डायनेस्टी था जिसका सिंबल भी फिश था, ये वही तो डायनेस्टी है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। पांड्य डायनेस्टी के यही हमारी संगम वगैरह में 3 संगम हुई थी। प्रथम संगम के अंदर भी पांड्य डायनेस्टी थी, द्वितीय संगम के अंदर भी पांड्य डायनेस्टी थी, और तृतीय संगम के अंदर भी पांड्य डायनेस्टी ही थी। अब पांड्य वंश के अंदर जो सिंबल था वो फिश था, और जो प्रथम रूलर था उसका निडियोन था। निडियोन इसका मतलब होता है लंबा आदमी। ठीक है, इसी के शासनकाल में समुद्र की पूजा शुरू हुई थी। निडियोन के शासनकाल के अंदर ही हमारी समुद्र की पूजा स्टार्ट हुई थी। और इसका जो ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, पांड्य डायनेस्टी का जो ग्रेटेस्ट रूलर कहा जाता है वो नेडुजेलियन को कहा जाता है। और इसने 5 चेरा और चोला राजाओं को हरा दिया था। और लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज नल्लिवकोडम जो था वो लास्ट रूलर था इस डायनेस्टी का। तो बेसिकली इसके अंदर अपने लोगों को क्या लर्न करना है वो अपने लोग बता देते हैं। जैसे ये तो आपको लर्न करना है कि कौन सी संगम थी, किस जगह पे हुई थी, किसने उसकी चेयरमैनशिप करी थी, और उसके अंदर क्या वर्क हुआ था। जैसे इसके अंदर अगत्यम ऐड करा था, वो किसने लिखी थी, अगस्त ऋषि ने लिखी थी। इसके अंदर
तोलकप्पियम ऐड करा था, जिसका मतलब जिसके अंदर क्या था, तमिल ग्रामर टेक्स्ट किसके द्वारा रची थी, तोलकप्पियार के द्वारा की थी। ये सब आपको लर्न करना ही करना है। तो बस आप ये समझ लीजिए, जो चेरा डायनेस्टी थी, वो चेरा डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी और पांड्या डायनेस्टी बेसिकली आसपास इन लोगों का एरिया जो होता है, डायनेस्टी का मतलब होता है वंश, वंश के अंदर होते हैं राजा वगैरह। तो ये लोग जैसे मान लीजिए, जैसे केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, इन सब के एरिया के अंदर मोस्टली प्रिवेल करने वाली ये सारी डायनेस्टीज थी, आसपास में फैली हुई थी। अब चेरा डायनेस्टी का जो प्रथम रूलर था उदाइन जेरल था। तो इस राजा का, अब ये ऐसा होता है ना, आपको पता है कि अपने राजपाट को बढ़ाने के लिए हर कोई कोशिश करता है, तो हर डायनेस्टी का कोई ना कोई राजा अपने राजपाट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा होगा। ऐसे ही करके फिर मैंने आपको उसके अंदर बता दिया है कि कौन से राजा की किससे लड़ाई हुई थी। चोला डायनेस्टी के अंदर हमें पता है इसका टाइगर सिंबल था, और जो इसका एक राजा था एलरा, एलरा ही एक प्रथम राजा था जिसने चोला डायनेस्टी का प्रथम राजा था एलरा, जिसने श्रीलंका को इन्वेड करा था। और ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी और कराइकल जो था वो ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है, क्योंकि इसने 11 चेरा और 11 पांड्यास को हरा दिया था। कौन से युद्ध के अंदर, वेणी के युद्ध के अंदर। इसके अंदर इसने 9 चोला रूलर्स को हराया था, चोला रूलर्स को, इसने इंडिविजुअली सिर्फ चोला रूलर्स को हराया था। ठीक, तो कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है इन सब के बारे में, जैसे हम लोगों ने मॉडर्न पीरियड के अंदर काफ़ी ज़्यादा डायनेस्टीज़ को एग्जेरिगेट करके पढ़ा था। इसके अंदर हम लोगों को उस सब की नीड नहीं है। तो जितना पढ़ा दिया है आप उसके अंदर से जो जो आपको लगे कि आप सस्टेन कर पा रहे हो, तो वो आप लर्न कर लेना और रिवीजन करते रहना, हर चीज़ हो जाएगी। और रही बात जो आपको लग रहा है कि आपको अपने आप पढ़ते पढ़ते पता चल जाएगा कि इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही डीप चले गए, कि पापा का नाम बता दिया, मम्मी का नाम बता दिया, फिर उसके बाद कि 10 के, मान लो किसी उसके अंदर 23 रूलर्स हैं, तो 23 के 23 रूलर को बहुत ज़्यादा खींच दिया है। तो आपको जो लगे कि इंपॉर्टेंट है, आप एक बार लूसेंट की किताब खोलें ना, लूसेंट की किताब के अंदर जो जो टर्म्स आपको मिलती रहें चोला डायनेस्टी के अंदर, जैसे हो सकता है आपको ये ना मिले, फर्स्ट रूलर के बारे में ना मिले, तो उसके बाद आप डायरेक्ट एलरा को लर्न कर लेना कि एलरा वाज द ओनली रूलर ऑफ द चोला डायनेस्टी हु हैज़ इन्वेडेड श्रीलंका, जिसने श्रीलंका को इन्वेड किया था। तो ऐसे करके आप थोड़ा थोड़ा लर्न कर लीजिएगा और इन सबको एक बार रिवाइज करते रहिएगा, ऐसे आपका टाइम हो जाएगा। ठीक है, काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने गुप्ता पीरियड भी हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। थैंक यू।